Hello, Assalamu alaikum. So, dear students, from today we are discussing about our experiment number one, and this is the course 314. And this in this course we will be studying about the biochemistry um, experiments. So, our first experiment is about the urine, and in this experiment, we would be studying about how we do the analysis of urine. So, what is the first of all we have to understand about what is this analysis of urine. Actually, urine analysis is the detailed examination of the element, structure or unknown component of urine. मीन्स इन यूरिन एनालिसिस हम क्या करते हैं कि वी डिटरमाइन करते हैं हम डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं यूरिन की कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। और दो टाइप की यूरिन की एनालिसिस होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ सैम्पल। हाउएवर इन क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, नॉन मीन्स हम क्वालिटी पता करते हैं, जो कंपोनेंट हैं वो कौन से टाइप के हैं। ठीक है, आइदर दे आर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और एनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उन वो किस टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उनकी नेचर क्या है, मीन्स उनकी क्वालिटी क्या है। तो हम इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो होती है जिसमें हम जो भी यूरिन में कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, जो भी एलिमेंट हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी है और कितनी परसेंटेज है, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि यूरिन क्या है। एक्चुअली यूरिन जो होता है वो एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट है प्लाज्मा का, from which glucose, amino acid, water and other substances are essential to body have been reabsorbed. Means यूरिन क्या होता है, यूरिन एक प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेट कंपोनेंट है जिसमें से ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, वाटर और अदर सब्सटेंसेस जो है वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो चुके हों। और जो यूरिन में है सिर्फ मेटाबोलाइट्स होते हैं और फैट्स, वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। सो और क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और वाटर होता है। तो हमें सबसे पहले यूरिन के एनालिसिस के लिए ये बात समझना है कि यूरिन होता क्या है। ठीक है, यूरिन की एनालिसिस क्या होती है, एनालिसिस का क्या मतलब है। एनालिसिस का मतलब है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब है एग्जामिनेशन। ठीक है, डिटेल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है, टू डिटरमाइन द डिफरेंट amount of different constituents present in the urine। and qualitative क्या है, to analyze or to means determine the quality of the constituents of urine, or the quality to determine the quality of the constituents that are present in urine। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, ये तो हमने समझ लिया कि एनालिसिस क्या होती है और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। और हम ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस इस एक्सपेरिमेंट में किसकी करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं यूरिन की। ठीक है, तो इस यूरिन की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली यूरिन होता क्या है। यूरिन प्लाज्मा का वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट मीन्स अमाउंट है जिसमें से एसेंशियल और जो कि बॉडी के लिए बेनिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन और अदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस, वो रीएब्जॉर्ब हो चुके हों। ठीक है, वाया योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जो हमें मिले, मतलब जो फिल्ट्रेट होने के बाद
हमारी रीनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब होने के बाद, इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस के रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो हमें रिमेनिंग अमाउंट मिलता है उसे हम यूरिन कहते हैं। और उसमें क्या होता है, बॉडी के मेटाबोलाइट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर जो हमें रीअब्जॉर्ब होने के बाद इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रीनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो हमें वेस्ट जो वाटर का वॉल्यूम मिलता है, उसमें जितने भी मेटाबोलाइट और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट डिज़ोल्व होते हैं वो इसको हम यूरिन कहते हैं। ठीक है, तो यूरिन में अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। 96% यूरिन में वाटर होता है और 4% सॉलिड्स होते हैं जो कि डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, 4% होते हैं। इन 4% डिज़ोल्व सॉलिड्स में क्या क्या होता है, इसमें होता है यूरिया होता है 2%, एंड 2% यूरिया होता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें कैरेटिन और यूरिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एस ये आयन है, ये क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, ये होते हैं। तो इनको सबको मिला के टोटल 2% जो होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, और 4% सॉलिड होता है। 4% जो हमारे यूरिन में 96% वाटर होता है। ठीक है, 100 में से 96 निकला, 4% बचा। जो हमारे पास 4% बचता है वो 4% सॉलिड होता है यूरिन में, जो कि इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व कंपोनेंट्स होता है। मीन्स दैट सॉलिड फॉर्म फाउंड एज अ डिजॉल्व और मिक्सचर फॉर्म इन आवर यूरिन। और इन 4% सॉलिड में कौन कौन सी मेटाबोलाइट या कंपाउंड इन्वॉल्व है, इसमें 2% यूरिया होता है। ठीक है, और बाकी जो कैराटिन, यूरिक एसिड और सम आयंस जैसे क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम, ये 2% होता है। तो इनको टोटल टू टू मिला के 4 होता है ये। ठीक है, तो इस तरह पूरा 100% जो यूरिन हम अगर एज्यूम करें 1 ml या 100%, तो उसमें इतना 96 हमारा वाटर होता है और रिमेनिंग ये सारे सॉलिड्स वेस्ट होते हैं। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं कि यूरिन की एनालिसिस किस तरह की जाती है। ठीक है, तो यूरिन की एनालिसिस के लिए डिफरेंट टेस्ट यूज़ होते हैं इन कॉम्बिनेशन। मीन्स वाया द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेस्ट हम यूरिन की एनालिसिस करते हैं। और जो जो भी टेस्ट हम यूज़ करते हैं uh, उन उन टेस्ट से हम दोनों कंपोनेंट मालूम करते हैं यूरिन में, एबनॉर्मल या नॉर्मल। ठीक है, उनकी क्वालिटी कितनी है और क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो यूरिन की एनालिसिस में हम क्या करते हैं, यूरिन की जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने में हम एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हम यूरिन की एनालिसिस से यूरिन में कितने कंपोनेंट हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है वो मालूम करते हैं, और उनकी क्वालिटी कितनी है वो भी, क्वालिटी कैसी है, आइदर दे आर मीन्स दे आर इन मीन्स जो क्वालिटी है मीन्स अदर दे आर प्रेजेंट इन देयर एक्चुअल फॉर्म और नॉट इन एक्चुअल फॉर्म। तो अगर दो यूरिन में फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया है। ठीक है, तो हम इसकी क्या करेंगे, अगर हम एनालिसिस करेंगे क्वालिटेटिव, तो देखेंगे कि यूरिया इन विच फॉर्म इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कंपोनेंट हम यूरिन की एनालिसिस में देखते हैं, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी। नॉर्मल का क्या मतलब है कि मीन्स जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है जिसमें कोई डिजीज़ नहीं होती, विदाउट डिजीज़ पर्सन जो होता है उसका यूरिन नॉर्मल होता है। नॉर्मल का क्या मतलब है, नॉर्मल का मतलब है कि उसमें 96% वाटर होगा और 4% सॉलिड डिज़ोल्व हुए होंगे। ठीक है, और उन सॉलिड में कौन कौन से सॉलिड्स होंगे, जो कि यूरिया होंगे, कैरेटिन होंगे, यूरिक एसिड होंगे और क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम होंगे। ठीक है, तो एक तो इनकी हमें नॉर्मल यूरिन जो होगा उसमें जो क्वांटिटी होगी वाटर की वो 96% ही होगी, 4% सॉलिड ही होंगे, और उन 4% सॉलिड में 2% यूरिया होगा, और बाकी ये जितने भी बाकी कैरेटिन, यूरिक एसिड और ये जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं ये भी 2% होंगे। और
ये हो गया अगर क्वांटिटेटिवली यूरिन नॉर्मल है, ठीक है, तो उसमें इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी इतनी इतनी ही होगी एग्जैक्ट, और मोर और लेस इतनी होगी, ठीक है। लेकिन तो ये हो गया नॉर्मल यूरिन, ठीक है। अगर एबनॉर्मल यूरिन है तो उसको हम इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस से एबनॉर्मल यूरिन कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वांटिटी है सॉलिड्स की और वाटर की जो वॉल्यूम है इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वो क्वांटिटेटिवली जो है एबनॉर्मल यूरिन होगा। अब क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली एबनॉर्मल यूरिन होगा अगर, तो उसमें क्वांटिटी इन सारे कंपोनेंट की एग्जैक्ट नहीं है और मोरोलेस सिमिलर नहीं है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिवली अगर तो यूरिन सही है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर क्वालिटेटिवली नॉर्मल है या नहीं है, ये इस इसकी एनालिसिस को ये भी हम एनालाइज करते हैं यूरिन टेस्ट में। तो क्वालिटेटिवली क्या आ जाता है, क्वालिटेटिवली हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यूरिन में यूरिया तो है 2%, लेकिन वो नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल यूरिया, मीन्स वो मॉडिफाइड एबिल है, ठीक है, मॉडिफाई है। और कैरेटिन तो है, या यूरिक एसिड तो है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैरेटिन और यूरिक एसिड में, मीन्स इट इज़ मेटाबोलाइज, और यूरिक एसिड या कैरेटिन के कोई दूसरे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं जो यूरिन में हैं रादर देन दिस कैरेटिन और यूरिक एसिड। तो इस तरह से अगर होगा तो ये क्वालिटेटिवली एबनॉर्मल यूरिन होगा। लेकिन अगर हम यूरिन का टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं यूरिन की, और उसमें हमें ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं यूरिन में एक्चुअल, यही सारे कंपोनेंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेटिन उसकी एक्चुअल फॉर्म में है, यूरिक एसिड उसकी एक्चुअल फॉर्म में है, यूरिया उसकी एक्चुअल फॉर्म में है, और ये इनऑर्गेनिक आयंस उसकी एक्चुअल फॉर्म में है, तो इसका मतलब है क्वालिटेटिवली यूरिन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूरिन का क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं लेकिन हमें ये सारे जो कंपोनेंट हैं सॉलिड कंपोनेंट, ये उस इसी फॉर्म में नहीं होते बल्कि इनके मॉडिफाइड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्वालिटेटिवली यूरिन जो है वो एबनॉर्मल है। तो ये हो गया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एबनॉर्मल और नॉर्मल यूरिन में क्या फ़र्क है और किस तरह से ये होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं नॉर्मल यूरिन के, और कौन कौन सी यूरिन की कौन कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूंट्स नॉर्मल यूरिन किस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है। और उसका कलर कैसा होता है, मीन्स ये सारे पैरामीटर हैं, कलर हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, पीएच हो गया, एंड देन स्मेल, ओडोर, एंड एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं यूरोबिलिनोजिन। ये कैरेटिन, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारे सॉलिड्स हो गए जो कि यूरिन में होते हैं। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और ये इनऑर्गेनिक आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एंड प्रोटीन हो गया, ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं, ग्लूकोज मैक्रोमोलिक्यूल हैं, कीटोन बॉडीज़, ये फैटी एसिड के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बिलियोरिबिन। अभी लास्ट टाइम हमने यूरिया साइकिल में हीम की जो मेटाबॉलिज्म पढ़ी थी, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि हीम जो है वो कैटाबलाइज हो जाता है तो वो बिलियोरिबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये वो बिलियोरिबिन है जो कि यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है, ये ब्लड है, ठीक है। एंड देन क्रिस्टल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। इन पैरामीटर्स को हम यूरिन एनालिसिस में एनालाइज करके हम ये देखेंगे इस वाले एक्सपेरिमेंट में कि इन पैरामीटर को किस तरह हम यूटिलाइज करके एबनॉर्मल और नॉर्मल यूरिन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कि किस तरह से ये सारे कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर हैं जो यहाँ मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें से फिजिकल पैरामीटर हो गए और केमिकल पैरामीटर हो गए। ये कलर फिजिकल पैरामीटर है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये फिजिकल, पीएच और ये सारे बाकी जो है स्मेल फिजिकल हो गया, ठीक है, फिजिकल पैरामीटर। और ये वाइट ये सारे इनऑर्गेनिक आयंस ये केमिकल पैरामीटर, ठीक है। और ये यूरिक एसिड
और जितने भी प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सारे जो है केमिकल पैरामीटर। तो हम फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को जज करके और उनको डिटरमाइन करके हम यूरिन में ये पता करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में कि आइदर दीज पैरामीटर आर मीन्स coming in the range of normal urine और abnormal urine। और जब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम किसी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम किसी भी अपने ब्लड किसी भी बॉडी के मीज़ किसी भी बॉडी के, यू कैन से किसी भी फॉर एग्जांपल ब्लड की टेस्टिंग, या हम कोई भी जब बॉडी की किसी भी फ्लूइड की टेस्टिंग करते हैं तो उसका एक पैरामीटर सेट होता है, ठीक है, कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक अगर कोई पैरामीटर उस रेंज में फिट हो रहा है तो वो नॉर्मल होगा, अगर उसके बियॉन्ड होगा तो एबनॉर्मल होगा। तो इसी तरह हमने जितने भी पैरामीटर यहाँ पर डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल कलर डिस्कस किया है, पीएच है, ओडोर है, और ये जितने भी केमिकल और फिजिकल कंपोनेंट हैं यूरिन के, ये इसकी एक स्पेसिफिक रेंज है, ठीक है, जो कि ये रेंज हमें ये बताती है, अगर तो हम जो भी यूरिन लेंगे, कोई भी यूरिन सैंपल लेंगे, ठीक है, तो उस सैंपल को लेके हम पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कलर, उसका कलर हम पहले देखेंगे, ठीक है, फिजिकल ये पैरामीटर है, तो इस फिजिकल पैरामीटर की एक लिमिट सेट है, ठीक है। तो अगर वो जो यूरिन सैंपल हमारे पास है उसका जो कलर है, ठीक है, वो इस रेंज के, इस लिमिट के बीच में आ रहा है या मोर और लेस ये इसी तरह आ रहा है, तो इट्स मीन्स यूरिन सैंपल जो है वो नॉर्मल है। बट अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पैरामीटर लिमिट से बियॉन्ड कर रहा है, ठीक है, उसके बियॉन्ड जा रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर जा रहा है या लिमिट के को मीन्स मैच नहीं कर रहा, तो वो जो सैंपल होगा वो एबनॉर्मल होगा, ठीक। तो यहाँ पर अब हम डिफरेंट पैरामीटर को एक एक बार सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, फिजिकल पैरामीटर है, कोई भी हम यूरिन सैंपल, आप सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट यूरिन सैंपल दिए जाएंगे जबकि हमारा एक्सपेरिमेंट होगा ये एक्चुअल लेबॉर्ट्री में। तो क्या होगा, यू ऑल स्टूडेंट हैव बीन प्रोवाइडेड विद द यूरिन सैंपल, ठीक है, और सबके पास डिफरेंट यूरिन सैंपल होंगे, नॉट ओनली वन, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल होंगे जो कि रैंडमली डिफरेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट करने के लिए, कि उसका फिजिकल पैरामीटर को चेक करना होगा, क्या, बाय विजुअल, विजुअल अपीयरेंस है ये, कि उसका कलर सबसे पहले आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो अगर कलर लाइट येलो है या गोल्डन है, अगर लाइट येलो है, ठीक है, या फिर गोल्डन है, ये इसकी रेंज है, जो नॉर्मल नॉर्मल रेंज है जो यूरिन की कलर की, वो क्या है, फ्रॉम लाइट येलो टू गोल्डन, ठीक है। और ये यूरिन का कलर लाइट येलो या गोल्डन क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कंपाउंड दैट इज यूरोबिलिन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज और इन एग्जाम और इन वाइवा। तो यूरिन का सबसे पहले कोई सैंपल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी सैंपल आपके पास होगा उसको देख के आपको उसकी फिजिकल अपीयरेंस देख के उसको पहले सबसे पहले उसकी रेंज सेट करना होगी कि आइदर ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो उसमें सबसे पहले आप फिजिकल देखेंगे कि कलर उसका देखेंगे, कलर में अगर वो येलो है या गोल्डन है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल यूरिन है, ठीक है। अब इस नॉर्मल रेंज के अलावा भी यूरिन के डिफरेंट कलर हो सकते हैं, और इस नॉर्मल 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 रेंज के बियॉन्ड कोई सा भी कलर होगा यूरिन का, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल एबनॉर्मल यूरिन होगा, ठीक है। और अब ये एबनॉर्मल यूरिन में डिफरेंट कलर हैं, ठीक है, तो हम एक एक करके सारे कलर को डिस्कस करेंगे, और हर कलर होता है ड्यू टू डिफरेंट, हर कलर की डिफरेंट इंडिकेशन होती हैं, ड्यू टू डिफरेंट डिजीज़ और ड्यू टू डिफरेंट मीन्स बॉडी इन्वायरमेंट, मीन्स अगर फॉर एग्जांपल डार्क कलर यूरिन है तो इट कैन बी ड्यू टू द डिहाइड्रेशन और मल्टी विटामिन इनटेक। If your sample urine is having light colored,
मीन्स लाइट लाइट येलो से भी लाइट है, बिल्कुल वाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इट कैन बी ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक स्पेशली वाटर और डायबिटीज रिलेटेड ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। Okay, if you are having a urine sample and urine sample that is having orange color, मीन्स अब ऑरेंज कलर है तो इसका मतलब है ये गोल्डन से बियॉन्ड चला गया, मीन्स इसने अपर लिमिट को क्रॉस कर लिया, अपर रेंज को क्रॉस कर लिया। तो इट कैन बी ड्यू टू सम मेडिकेशन, एग्जाम्पल रेफेम्पिन, और ओवर कंजम्पशन ऑफ कैरेट। ठीक है, तो ओवर कंजम्पशन ऑफ कैरेट तो कोई खैर डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये इट कैन बी अ सिम्टम दैट ये आपने ओवर कंजम्पशन की है कैरेट की। अच्छा, कैरेट में क्यों हुआ है ये ओवर कंजम्पशन से? क्योंकि कैरेट में भी डिफरेंट क्रोमोफोर्स होते हैं जो कि ऑरेंज कलर के होते हैं, तो मे बी वो मेटाबलाइज होते हैं तो उनके कलर चेंज नहीं होते, तो मे बी जब वो आपकी बॉडी से मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीट आउट हो रहे हों इन द यूरिन, तो वो एक्चुअल अपने ही कलर में एक्सक्रीट हो रहे हों, तो इसकी वजह से कैरेट ऑरेंज हो जाए यूरिन। और मे बी अगर आपने कोई मेडिकेशन यूज़ किए जैसे रिफेम्पिन, दिस इज़ वन ऑफ द एंटीबायोटिक ड्रग, तो इसकी वजह से भी यूरिन जो है वो ऑरेंज हो सकता है, क्योंकि मैनी ऑफ द ड्रग excrete out from your urine after means after metabolism. or agar if the urine sample that is you are having is having red color, so it can be due to the due to a disease that is hematuria, ठीक है, एंड हीमोग्लोबिलिनियूरिया एंड मायोग्लोबिलिनियूरिया। एंड अगर किसी का यूरिन सैंपल ब्राउन है तो इट कैन बी ड्यू टू द लीवर फेलियर, मेडिकल रीनल डिजीज लाइक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और इट कैन बी यूज इस इट कैन बी ड्यू टू द एंटीबायोटिक लाइक क्लोरोक्विन। if someone is having urine that is having color means black, तो ये हो सकता है फिनोल की वजह से, फिनोल पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो मेडिकेशन है, फॉर एग्जांपल मिथो का कार्बोमोल और मेलेनोमा की वजह से भी हो सकता है। मीन्स किसी को फॉर एग्जांपल मेलेनोमा इज अ स्किन कैंसर, सो इट इज़ ड्यू टू दी your black urine may be one of the indication that person is having cancer. So if your urine sample is purple, so it can be ये जो कि very rare होता है, purple तो बहुत नहीं होता, means it is very rare indication if you are having purple color urine, so it is due to the urine bag syndrome due to gram negative bacteria that metabolize indole and produce purple coloration। ठीक है, तो ये पर्पल यूरिन एक बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से होता है, जो कि क्या करता है, इंडोल मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी में होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, उनको मेटाबोलाइज कर देता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसकी वजह से कलर जो होते हैं यूरिन का वो पर्पल हो जाता है। ठीक है, और इफ़ समवन इज़ हैविंग ब्लू यूरिन, इट इज़ ड्यू टू द इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ मिथाइलिन ब्लू और एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मेडिसन। मीन्स ब्लू कलर का यूरिन अगर किसी ने कोई इंजेक्शन लिया है मिथाइलिन ब्लू का, तो उसकी वजह से भी ब्लू यूरिन हो सकता है। ठीक है, ग्रीन यूरिन इज ड्यू टू फूड और सप्लीमेंट दैट कंटेन ग्रीन पिगमेंट और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन विथ सूडोमोनास। ठीक है, तो इफ़ समवन इज़ हैविंग ग्रीन यूरिन, तो ग्रीन यूरिन या तो सूडोमोनास की वजह से इन्फेक्शन है, किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है इसकी वजह से होगा, या फिर ज़्यादा ग्रीन पिगमेंट खाने की वजह से होगा। ग्रीन पिगमेंट कहाँ होते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स में। इट मे बी ड्यू टू, बट नॉर्मली ज़्यादातर जो कलर्स होते हैं यूरिन के, वो बियॉन्ड नॉर्मल रेंज इस वजह से होते हैं ड्यू टू दी अक्ररेंस ऑफ एनी डिजीज़। अगर वाइट यूरिन है तो इसका मतलब है एल्बिन्यूरिया, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मे बी यू आर हैविंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट in your body, or due to the disease that is albinuria। तो ये डिफरेंट हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि हम किस तरह से यूरिन का कलर देख के
ठीक है, किसी तरह से एक नॉर्मल पेशेंट और एक एबनॉर्मल पेशेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं, इफ़ एनी वन हैविंग एनी डिजीज़, ठीक है, जब किसी को कोई भी डिजीज़ होती है तो हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है यूरिन एनालिसिस के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए। तो ये क्यों होते हैं यूरिन टेस्ट? ये इसलिए ही होते हैं कि ये इन डिफरेंट यूरिन के जो कलर हैं और डिफरेंट यूरिन के कंपोनेंट हैं वो वो इंडिकेशन देते हैं डिफरेंट डिजीज़ की। तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि यूरिन का सबसे पहला पैरामीटर क्या है। किसी भी यूरिन को एनालाइज करने का सबसे पहला पैरामीटर है उसके कलर को एनालाइज करना। सही कलर के डिफरेंट कलरेशन ऑफ यूरिन कैन इंडिकेट और कैन कॉरिस्पॉन्ड विद द डिफरेंट डिजीजेस। सो ये एक हो गया कंप्लीट। अब नाउ हम जाते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो उसकी रेंज क्या है नॉर्मल यूरिन की, वो है 1.003 टू 1.030। ठीक है, ये न्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये नॉर्मल रेंज है इसकी जो हमने यहाँ पढ़ ली है। अगर इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी तो वो एबनॉर्मल में आ जाएगी, और एबनॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी विल वुड कॉरिस्पॉन्ड टू डिजीज़ कंडीशन। तो अब यहाँ हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी एबनॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बियॉन्ड दिस लिमिट होगी 1.030, तो क्यों होगी? क्योंकि यूरिन का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन है और वॉमिटिंग है, डायरिया है, हार्ट फेलियर है, शॉक है, हाइपर मैट्रीमिया है, हिमेटोयूरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी इस वजह से होगी। और अगर डिक्रीज है स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की 1.003 से डिक्रीज है, तो क्यों है? जब यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्यों होगा? डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। ठीक है, एक्सेसिव हाइड्रेशन है, किडनी की फेलियर है, किडनीज के इन्फेक्शन है, हाइपोनेट्रीमिया है। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? पोटेशियम की कमी, डिक्रीज पोटेशियम लेवल, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या तो फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा। तो यू कैन सी हियर कि हाउ मैनी डिजीज वी कैन आइडेंटिफाई ड्यू टू दी जस्ट फ्रॉम analysis of urine, by doing the analysis of urine. Now we will be seeing that how pH can be correspond with the different disease. So pH of urine can be correspond to the different diseases. तो pH जो यूरिन की होना चाहिए नॉर्मल, उसकी रेंज होती है 5 to 7। और ये 5 to 7 कौन सी pH होती है? 7 to 14 बेसिक होती है, और 7 to 0 जो होगी वो होगी एसिडिक। नीचे की तरफ जो आती है पीएच 0 से लेके 7 एसिडिक होती है, और 7 to above बेसिक होती है। तो ये समवॉट आप लोगों की बीच में कहाँ पर आई? ये 5 to 7 समवॉट एसिडिक आई। ठीक है, नॉट सो मच एसिडिक, बट समवॉट एसिडिक पीएच होती है यूरिन की, जो कि नॉर्मल होती है। ठीक है, अगर इससे अगर इससे 5 है, ठीक है, 5 से नीचे है, तो यानी कि आपका यूरिन जो सैंपल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, अगर 7 से ऊपर है पीएच यूरिन की, तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा बेसिक यूरिन है। तो बोथ एसिडिक एंड बेसिक यूरिन आर इंडिकेशन ऑफ डिजीजेस। और यूरिन की पीएच किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? बाया पीएच मीटर। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं यूरिन के बहुत ज़्यादा एसिडिक और या बहुत ज़्यादा बेसिक होने की वजह से। अगर यूरिन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, अगर यूरिन बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो इट मे बी इंडिकेशन ऑफ एम्फिसीमिया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, एस्प्रिन ओवरडोज, सीवियर डायरिया, डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन, अल्कोहलिज्म, हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा आपका एसिडिक यूरिन हो सकता है। बट अगर यूरिन की पीएच 7 से ज़्यादा है, तो क्या इट मीन्स क्या है?
कि आप यूरिन जो है वो बेसिक है। तो बेसिक यूरिन क्यों हो सकता है? वॉमिटिंग की वजह से, किडनी डिजीज की वजह से, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, और हाई वेजिटेबल डाइट की वजह से। तो अब ये हाई वेजिटेबल डाइट जो है ये तो कोई डिजीज नहीं है, बट वॉमिटिंग कैन बी अ सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। ठीक है, और तो वॉमिटिंग आपको होगी तो बेसिक यूरिन हो सकता है, किडनी कोई डिजीज होगी या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो बेसिक यूरिन हो सकता है। तो यहाँ तक हमने ये करा है। अब हम आगे देखते हैं कि अदर फिजिकल पैरामीटर कौन सा है जिससे हम यूरिन को देख सकते हैं कि आइदर यूरिन इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो अदर एन अदर जो पैरामीटर है वो है स्मेल, यूरिन की स्मेल। अगर यूरिन की स्मेल की रेंज क्या है? फ्रॉम अनप्लेजेंट टू प्लेजेंट। ठीक है, यूरिन की नॉर्मल इस रेंज क्या है? जो नॉर्मल यूरिन होता है वो अनप्लेजेंट होता है, नॉट इसकी स्मेल जो है वो प्लेजेंट नहीं होती। ठीक है, अगर आपका यूरिन की जो सैंपल है उसकी स्मेल अनप्लेजेंट है तो इट मीन्स यूरिन इज नॉर्मल। ठीक है, ओके। तो अब अगर तो अनप्लेजेंट के ऊपर क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट। ठीक है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, तो इसका मतलब ये है कि कोई डिजीज़ है। और अगर एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट भी नहीं है, अनप्लेजेंट भी नहीं है, और मीन्स आपको कोई मीन्स स्मेल फील नहीं हो रही यूरिन में, तो इट मीन्स ये भी एबनॉर्मलिटी में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी अनप्लेजेंट से ऊपर और अनप्लेजेंट से नीचे कौन कौन सी स्मेल हो सकती है यूरिन की, जिसकी वजह से हम जो जो जिसकी वजह से वो कॉरिस्पॉन्ड करती है डिजीज़ के साथ। तो अगर अमोनिया लाइक स्मेल है, ठीक है, तो क्या है? ड्यू टू द डिहाइड्रेशन और ओल्ड यूरिन, और दी ओल्ड यूरिन है, या तो बहुत पुराना है यूरिन है या फिर डिहाइड्रेशन है। ठीक है, डिहाइड्रेशन मीन्स क्या? वाटर बॉडी में कम है, तो इसका मतलब है उसमें जो यूरिन स्क्रीट आउट हो रहा है उसमें अमोनिया का कंटेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब डिहाइड्रेशन होती है इट इज़ ड्यू टू डिफरेंट डिजीज़। और बहुत ज़्यादा ओल्ड यूरिन है। ओल्ड यूरिन क्यों है? कि यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा बॉडी से, तो मे बी देयर आर डिफरेंट डिजीज ड्यू टू विच यूरिन इज़ नॉट गोइंग टू एक्सक्रीट आउट नॉर्मल वे। अगर एक दिन में एक दफ़ा यूरिन पास करते हैं आप लोग, मीन्स पास होता है फ्रॉम द पेशेंट बॉडी, तो वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू द सम ब्लॉकेज इन रीनल ट्यूब्यूल, और ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, और ड्यू टू एनी डिजीज़, जिसकी वजह से कि यूरिन बन ही नहीं रहा बॉडी में। ठीक है, अगर फाउल स्मेल होगी यूरिन की तो इसका मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक में। अगर स्वीट स्मेल होगी, अब स्वीट स्मेल कहाँ आती है? अनप्लेजेंट से नीचे आती है। ठीक है, तो अगर स्वीट स्मेल होगी, और ये दोनों स्मेल अमोनिया लाइक और फाउल लाइक, ये दोनों प्लेजेंट अनप्लेजेंट के भी बियॉन्ड हैं। ठीक है, तो ये स्वीट स्मेल है, अनप्लेजेंट के लेस लिमिट है। तो अगर स्वीट स्मेल है तो डायबिटीज मेलाइटस है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज मेलाइटस मीन्स इट इज इंडिकेटिंग दैट दी डायबिटीज मेलाइटस मीन्स शुगर आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह से स्वीट स्मेल है। मस्ती स्मेल जो होगी वो लीवर डिजीज़ की इंडिकेशन है, और पंजन स्मेल जो होती है वो यूरिनरी ट्रैक की इंडिकेशन है। तो ये हो गई फिजिकल एंड अदर फिजिकल पैरामीटर। अब हम देखते हैं यूरोबिलिनोजिन। इफ़ यू आर ये यूरोबिलिनोजिन, this is one of the component of urine that is present in the in the urine। और इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? 0.2 से 2.2 टू 1.0 मिलीग्राम पर DL। दिस DL इज डेसीलीटर। ठीक है, तो एक डेसीलीटर में जो होगा उसमें कितना होगा? 0.2 से लेके 1.0 मिलीग्राम तक जो रेंज है वो नॉर्मल है यूरोबिलिनोजिन की। अगर पॉइंट टू से 1.0 नॉर्मल रेंज है, अगर 0.2 से कम होगा तो इसका मतलब है यूरिन में कोई मसला है, एबनॉर्मेलिटी है, या 1.0 से ज़्यादा होगा तो एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये मीन्स इसकी कम
इस रेंज से कम और ज़्यादा अगर यूरोबिलिनोजिन की लिमिट है तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। अगर 1.0 मिलीग्राम पर डीएल यूरोबिलिनोजिन से यूरोबिलिनोजिन 1.0 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा है तो क्या हो सकता है, लीवर डिजीज़ हो सकती है। एंड इट इज़ ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस इन बिलियोरेबिन और इट इज़ द हाई RBCs breakdown, hematoma and abnormal liver functioning and poisoning and liver cirrhosis. So these are सारी इंडिकेशन हैं जो कि abnormal यूरोबिलिनोजिन की वजह से हो सकती हैं। अब देखते हैं, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कैराटिनिन। कैराटिन जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 4.8 से 19, लीवर 4.8 टू 19 मिली मोल पर डे। ठीक है, तो अगर अगर तो अगर तो ये इससे ज़्यादा बियॉन्ड है, लिमिट से ज़्यादा या तो कम है या ज़्यादा है कैरेटिन की वैल्यू, तो क्या हो सकता है, लीवर डिस्फंक्शन एंड रीनल डिस्फंक्शन। ठीक है, एंड यूरिक एसिड के ट्रेसेस होते हैं, मीन्स वेरी माइन्यूट अमाउंट में यूरिक एसिड होता है यूरिन में। अगर तो यूरिक एसिड की प्रेजेंस है, ट्रेसेस से ज़्यादा है, ट्रेसेस मीन्स वेरी लिटिल क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल। बट अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में यूरिक एसिड है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है द पेशेंट इज़ हैविंग आइदर गाउट इज़ अ डिजीज़ ऑफ, हमने पहले पढ़ चुके हैं शायद, गाउट इज़ द डिजीज़ दैट इज़ द डिजीज़ ऑफ जॉइंट। एंड इट मीन्स दैट अगर यूरिक एसिड के ट्रेसेस ज़्यादा हैं तो पेशेंट में बी हैविंग ल्यूकीमिया एंड टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी, और प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं उनमें भी यूरिक एसिड के जो है ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं उनके यूरिन में। तो दिस वॉज, हमने अभी तक ये पढ़ा है। नाउ वी विल बी सीइंग now now we will be discussing about red blood cell। तो रेड ब्लड सेल की जो लिमिट है यूरिन में 0 से 2, बस इससे, इस लिमिट से इफ ज़्यादा होंगे सेल और कम और इस लिमिट से मीन्स टू टू तक या तो नहीं हो, मीन्स अगर कोई रेड ब्लड सेल नहीं होगा, ठीक है, तो देन दिस urine will be normal, or maybe agar if they are present, so they should not be present more than 2 cells. Okay, if a urine cell sample will be fine to have red blood cell more than 2, so it means it is the indication of hematuria, inflammation, injury in the kidney or urinary tract infection, or stones in the GI tract, urinary tract। और अगर वाइट ब्लड सेल, जो कि कोई नहीं होना चाहिए, ब्लड मीन्स यूरिन में कोई वाइट ब्लड सेल नहीं होना चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा हैं, कोई नहीं होगा तो नॉर्मल यूरिन होगा। अगर है white blood cell urine में and they are present greater than 5, so it is the indication of infection, cystitis and pyelonephritis, or if they are present in more than in the number of more than 10, so it is the indication of pyuria. Now we will be discussing the chemical constituents of urine, or you can say the solid inorganic ion that are present in the dissolved form. So अगर यूरिन में सोडियम आयन जो है उनकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 105 से लेके 300 तक मिली मोल पर डे, एक डे में 105 से लेके 300 तक हो सकते हैं मिली मोल, ठीक है, सोडियम आयंस। अगर इससे कम है, मीन्स इस रेंज से कम है, इफ़ दे आर लेस देन 105, 95 हैं, 85 है, 75 हैं और
100 है और 100 से मीन्स 99 है, इट मीन्स इट इज़ इंडिकेशन ऑफ natremia. Hyponatremia means when sodium, this natremia term used for the sodium. So hypernatremia means high sodium content or high sodium ion. Natremia means hyponatremia means low sodium content or low sodium ion. सो इट विल बी, इस डिज़ीज़ को हम कहेंगे जब जहाँ पर सोडियम यूरिन में कम होंगे तो हम उसे कहेंगे हाइपोन्यूट्रीमिया है. मे बी इट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोन्यूट्रीमिया, फटीक, nausea and vomiting, headache, loss of appetite, hallucination, coma. Or if the hypernatremia will be there, so it means the sodium ion in the urine would be more than 300. It may be 1000 millimole per day, 350 millimole per day, 400, 450, 500 um, millimole per day. So it could be due to the thirst, swelling, weakness, and insomnia. If the normal limit of potassium ion in urine are the 40 millimole per day, if the potassium are present in the urine more than 40 millimole per day, means if they are present 50 millimole per day or 100 millimole per day or 1000 or more than that, or means 600, 800, so it may be due to the nausea, fatigue, muscular weakness, or paralysis. And if they are present in less than the normal limit, for example 35 millimole per day, 20 millimole per day, 0 millimole per day, or 10 millimole per day, it means the kidney is patient is suffering from the kidney dysfunction, or it is maybe having any injury in the kidney or adrenal gland, or it is having he or she will be having adrenal gland disorder. If the normal limit for the calcium ion in the urine is 2.5 millimole per day. If it is present in increased amount, so the condition is termed as so the person can be suffering from hyperparathyroidism or iodopathic hypercalciuria, sarcoidosis, renal tubular acidosis, vitamin D intoxication, or patient may be use loop diuretic, or it may be suffering from renal failure. If the urine sample is having less calcium than 2.5 millimole per day, so it is meaning that the patient is suffering from hypocalcemia and malabsorption or hypoparathyroidism. So whenever this term you are encounter calcemia, it indicate the amount of calcium in the urine or in any body fluid. So hypocalcemia means low calcium, and when you were encounter with the term neutrimia, so neutrimia indicate the amount of sodium in the body fluid. If hyponatremia, high sodium, and hyponatremia, low sodium. Or the for the calcium the term is used kalemia. Hypokalemia, high potassium. For the potassium the term is used kalemia. Hyperkalemia, high potassium. Hypokalemia, uh, less potassium. And for the calcium the term is used calcemia. Hypercalcemia, high sodium, or hypocalcemia, low sodium. So so yeah,
So we were discussing this, then we are coming from this phosphate ion. The normal range is 0 to 38 millimole per day. So this day is indicating the amount of any means wherever you are seeing this millimole per day, millimole per day, millimole per day, it is indicating that amount of these inorganic ion in the sample of a blood that you take once in a day. Means is day means because day means the amount, whatever the amount of these inorganic ions that are present in your blood in one day. Okay, on the day you took the urine sample, because every day the amount of these inorganic ion can be variable or can be change. तो ये अगर यहाँ पर सोडियम 105 से लेके 300 तक मिलीमोल पर डे है, तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपने ब्लड का यूरिन का सैंपल लिया है, तो उस दिन के सैंपल में, ठीक है, उस दिन के सैंपल में यानी कि पूरे एक दिन में जितना भी आपने ब्लड लिया है, उस यूरिन लिया है, उस सैंपल में इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इतना होगा, 105 से लेके 300 तक होगा तो ये नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पढ़ रहे थे फॉस्फेट आयन, ये है 0 से 38 मिलीमोल पर डे। ये है नॉर्मल लिमिट, बट इससे ज़्यादा होगा या कम होगा तो इट विल बी द इंडिकेशन ऑफ किडनी फेलियर और लिवर डिजीज़। और यू कैन also find out or you can also means find protein, glucose, ketone bodies, bilirubin, blood, crystals, and microorganism in your urine. So we are seeing here what is their normal limit. If protein यूरिन में नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से लेके इसकी लिमिट ट्रेसिस तक है। मीन्स फ्यू ट्रेसिस, फ्यू मीन्स particles of protein can be present in your traces means chopped particle, degraded particle, or very minute quantity, because the protein unable to cross the glomerular filtration due to the large molecular size. प्रोटीन का मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से वो रीनल ट्यूब्यूल से और ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट नहीं हो पाती, रीनल ट्यूब्यूट में एंटर नहीं हो पाती। तो नो चांस ऑफ प्रोटीन, नो चांस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। ठीक है, कोई चांस नहीं होता कि यूरिन में हो प्रोटीन प्रेजेंट। ठीक है, तो ज़ीरो होता है, जो नॉर्मल होता है यूरिन उसमें ज़ीरो होता है, या फिर कभी कोई भी मीन्स फ्यू ट्रेसेस may be present. But if you are finding protein in someone's urine sample, so it is indication of proteinuria. ठीक है, proteinuria is a disease condition in that protein may be found in the urine of a patient. So it is due to the renal infection, permeability, increase secondary to diabetes and jaundice. Secondary, it can be due to the diabetes or jaundice, or it can be due to the renal infection. ग्लूकोज भी ग्लूकोज की भी चांसेस ज़ीरो होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि ग्लूकोज का भी, व्हाट आर ग्लूकोज, ग्लूकोज आर शुगर, ग्लूकोज आर कार्बोहाइड्रेट्स। सो द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, so they cannot be filtered from glomerular means glomerulus, so it cannot be enter in your renal tubule. ठीक है, सो ग्लूकोज जो है वो भी उनका चांस ज़ीरो होगा कि वो नहीं होंगे नॉर्मल ब्लड में, बट नॉर्मल यूरिन में। बट इफ़ समवन यूरिन नॉर्मल यूरिन में नहीं होंगे ग्लूकोज,
but if someone urine sample is indicating the presence of glucose, so it will be the indication of glucosuria. ग्लूकोसूरिया एक डिजीज कंडीशन है जिसमें पेशेंट के जो यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोसीरिया। अच्छा, अब ये जो वट एवर वेन एवर यू फाउंड प्रोटीन और ग्लूकोज or ketone bodies, these ketone bodies are the metabolic product of uh, lipid digestion, ठीक है। सो ये लिपिड, प्रोटीन और ग्लूकोज ऑल थ्री आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। देयर इज नो चांस ऑफ देयर प्रेजेंस इन द यूरिन ऑफ अ नॉर्मल पेशेंट, ठीक है। नॉर्मल यूरिन में कोई चांस नहीं होता क्योंकि ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अगर ये इन तीनों मैक्रोमोलिक्यूल में से कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल किसी भी ह्यूमन के यूरिन में मीन्स फाइंड कर रहे हैं आप लोग, या फाउंड हो रहा है या प्रेजेंट है, सो इट मीन्स दीज दिस इज द इंडिकेशन of any disease, relevant disease of the macromolecule that is occurring in our body. For example, जब प्रोटीन की माल मेटाबॉलिज्म होती है, मीन्स प्रोटीन की मिस मेटाबॉलिज्म और डिसरेगुलेशन, और मेटाबॉलिज्म में डिसरेगुलेशन होती है किसी पर्सन की बॉडी में, तो कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन यूरिया होती है। इस बीमारी में क्या होता है? अनमेटाबोलाइज प्रोटीन appear in the urine of a patient. तो प्रोटीन यूरिया क्या है? प्रोटीन यूरिया एक इंडिकेशन है, ठीक है, डिजीज की इंडिकेशन है वो। और डिजीज क्या है? डिजीज इज द unable to metabolize protein. And why it is this able to metabolize protein? Because of the dysregulation of protein metabolizing enzyme, or because of the absence of protein metabolizing enzyme from the body of a patient. अगर पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन के, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम में कोई डेफिशिएंसी होगी, या फिर वो बॉडी में एक्सप्रेस नहीं हो रहे होंगे, या अपना काम सही नहीं कर रहे होंगे, तो इसकी वजह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म में डिसरेगुलेशन होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन, ग्लूकोज और लिपिड के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरिन में अपीयर होंगे, और उनको कहते हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। जब यूरिया में अपीयर होते हैं तो उसे कहते हैं प्रोटीन यूरिया, ठीक है, कि पेशेंट इज हैविंग प्रोटीन यूरिया। एंड ग्लूकोज के होंगे तो ग्लूकोसोरिया, और कीटोन बॉडीज के होंगे तो कीटोन यूरिया। यह आपको याद रखना है, ठीक है। एंड दी बिलियोरिबिन का may be present in the traces in the urine, ओके। अगर ज़्यादा बिलियोरिबिन है, अगर ज़्यादा बिलियोरिबिन किसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है? बालवर्डिन का, ठीक है। हीम का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है बिलियोरिबिन। हीम से बालवर्डिन, बालवर्डिन से बिलियोरिबिन मेटाबोलाइज होता है। तो अगर इंक्रीज ट्रेसेस हैं बिलियोरिबिन के, तो इट इज़ ड्यू टू दी लीवर डैमेज, हेपाटाइटिस, जॉइंटिस, और after 120 days old RBC is destroyed and convert heme group of hemoglobin to pigment bilirubin that reaches to the liver, bind to the glucouronic acid that can easily excreted in bile and bile pigments. सो व्हाट इज़ इट? बिलियोरिबिन क्या है कि आरबीसीज की जब मेटाबॉलिज्म होती है, आरबीसीज जब डिस्ट्रॉय होते हैं, तो हमने हीम वाले चैप्टर में पढ़ा था, हीम पोरफायरिन वाले चैप्टर में, कि हीम जो है, हीम जब मेटाबोलाइज होती है तो व्हाट प्रोडक्ट वी गेट? balverdin, and then after the metabolism of balverdin we get bilirubin. So the heme, where the heme is present in our body, heme is present in the with the in the hemoglobin, and hemoglobin is present in our RBCs. तो अगर हमारे बॉडी में RBCs इंटेक्ट फॉर्म में हैं, RBCs नॉर्मल हैं, ठीक है, और RBCs नॉर्मल अमाउंट में हमारी बॉडी में, तो उसके बाद तो क्या होगा? नो bilirubin will be found in your blood, in your urine. Why? Because you are having normal RBCs, intact RBCs in your blood, in your body. But क्या होगा जब you are having excess RBCs
or your body is destroying excessively the RBCs that are present in your body. तो क्या होगा कि जब RBCs destroy होंगे तो रिलीज होगा हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन रिलीज होगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो मेटाबोलाइज होगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में क्या है, हीम है। ठीक है, तो जब हीम मेटाबोलाइज होगा, सही, तो हीम जब हीम मेटाबोलाइज होगा तो क्या जनरेट होगा और क्या प्रोड्यूस होगा, बिलियोरिबिन। ठीक है, देन दिस बिलियोरिबिन will be combined with glucurononic acid and then deposit in the bile and bile pigment, and then this bile कहाँ से remove होता है, from your urine. So due to this reason the patient will be find the traces of abnormal amount or abnormal traces, abnormal level of this bilirubin in the blood, in the urine. Now blood is not present in your normal urine, or normally blood नहीं होता present, but if someone urine is finding blood in it, so it means the patient is suffering from hematuria, and this is due to the obstruction and the क्योंकि obstruction क्या है, किडनी ट्यूब्यूल में कोई चीज़ किसी चीज़ ने ब्लॉकेज कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई डैमेजेस हुए हैं ट्यूब्यूल्स में, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो रिलीज़ हो रहा है, और कोई भी ब्लड वेसल्स वहाँ पर ब्रेक हो गई है जिसकी वजह से ब्लड वहाँ रिलीज़ हो रहा है, और इट इज़ मे बी द इंडिकेशन ऑफ किडनी स्टोन or UTI. UTI, what is UTI? UTI is the urinary tract infection. And now we will be talk about the crystal, presence of crystal in the urine. How much amount of crystal can be present in the urine? So कितने crystal हो सकते हैं? क्रिस्टल क्यों होते हैं, फ्रॉम क्रिस्टल फॉर्म होते हैं यूरिन में ड्यू टू द चेंज इन द पीएच एंड द टेम्परेचर दैट प्रमोट देयर फॉर्मेशन। ठीक है, देन क्रिस्टल कुड बी एमॉर्फस यूरिएट्स, क्रिस्टलीन यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सीलेट, एमॉर्फस फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जब क्रिस्टल, हाउ व्हाट आर द क्रिस्टल, एक्चुअली जो यूरिन में क्रिस्टल होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो एमॉर्फस यूरिएट होते हैं, या क्रिस्टलीन यूरिक एसिड होते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीलेट होते हैं, या फॉस्फेट होते हैं। सो ये फॉस्फेट, ऑक्सीलेट, यूरिक एसिड, ऑल दीज आर केमिकल दैट सिंथेसाइज इन योर बॉडी, इन योर बॉडी। तो क्या होता है, जब ये क्रिस्टल एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं और प्लस पीएच चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड मीन्स लो टेम्परेचर है बॉडी का, और बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये केमिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी में और यूरिनरी ट्रैक में और रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो जिसकी वजह से ये एक पहले वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं और उसके बाद यूरिन से फ्यू क्रिस्टल जो है वो ब्रेक होके यूरिन में स्क्रीट आउट होते रहते हैं। तो दिस ड्यू टू दिस योर यूरिन विल बी फाइंडिंग with the crystal with the few amounts of crystal. So crystals of solute are not normal, ये normal नहीं होते। इसका मतलब है कि क्रिस्टल क्या है, मीन्स इट मीन्स देयर इज स्टोन इन योर यूरिनरी ट्रैक और योर किडनी। ठीक है, तो ये क्रिस्टल जब अगर यूरिन में आ रहे हैं तो इट इज़ द इंडिकेशन दैट यू आर हैविंग द यूरिनरी किडनी स्टोन और रीनल स्टोन or you are having stone in your urinary tract. So and then the microorganism are not normally present in the urine, but if someone is having microorganism in the urine, so it is the indication of definitely infection. So the जिस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे it will be correspond to the that infection. So this was the whole about our first experiment, that is that was about the how we analyze urine, how we find out the different disease by the urine analysis, or how the different parameter of urine can be indicative of different disease. So this was the whole about first experiment, and thank you very much. Allah Hafiz.